Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you are enjoying yourself. Dear students, once again welcome to my YouTube channel अमित गुप्ता क्लासेस। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको समय समय पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी टर्म 2 के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मैंने चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस जो लिए थे उन क्वेश्चंस को मैंने आपको वीडियो बना के सेंड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ मैंने उसका सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर दिया है सारे क्वेश्चंस का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा सोल्यूशन वीडियो को तो प्लीज़ अमित गुप्ता क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिए और जाइए और सारे वीडियोस क्वेश्चंस को देखिए। उसका सोल्यूशन बता दिया गया है और आशा करते हैं कि सारे सोल्यूशंस आपको समझ में भी आ जाएंगे और इजीली मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएं और उसकी आप प्रैक्टिस कर लें और क्वेश्चन अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में लग जाएं और अच्छे मार्क्स आपको दें। बच्चों, चैप्टर 4 और 5 है, ये अलजेब्रा में आ रहा है। तो अलजेब्रा का मतलब इसको हमने बीजगणित में लिया गया है। तो बोर्ड ने इसको 10 मार्क्स का रखा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन दोनों को मिला करके आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा बच्चों? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो पॉसिबल है, मे भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वेश्चन आए 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के एपी आ जाए, या मे भी पॉसिबल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का आए ये 4 मार्क्स का आ जाए, या पॉसिबल ये भी है कि दोनों इक्विवेलेंट रहें, मतलब 5 मार्क्स का ये 5 मार्क्स का ये। तो अगर ये दोनों चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 10 नंबर पक्का हो गया और आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर दोनों इजी हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताए अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स पाएंगे बोर्ड एग्जाम में और चैप्टर 4 में भी। ठीक है, क्योंकि उससे टफ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैंने क्वेश्चन आपको अपने सोल्यूशन वीडियो में बताया है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और देखिए। ठीक है, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये होता क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है। और इसमें हम लेने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2 एग्जाम सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आपका पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और जो आपका मैथ का पेपर है वो 5 में या 6 में को है या 7 में को होगा, एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, बच्चे जितने भी जुड़े हैं वो जानते हैं उनका पेपर उनका मैथ का है। तो प्रिपरेशन के लिए अब समय कम बचा है और प्रिपरेशन करनी है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि छुट्टी अगर स्कूल में हो गई होगी तो अब पढ़ने मन भी नहीं लगता होगा। ठीक है, कहते हो कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा है वैसा है। तो तरह तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, और अगर भी स्कूल में थे तो वहां भी क्लासेस चलती थी तो उतना आपका सही से प्रिपरेशन हो नहीं पाया था कि 6 घंटे स्कूल में रहो फिर उसके बाद पढ़ाई घर पे करो फिर कोचिंग में पढ़ो। तो ये समस्याएं कई सारे विद्यार्थियों में हैं, समझ सकते भी हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होता है उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को देखते हुए भी आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई लाइफ आपकी है और जो नंबर्स भी आपको मिलेंगे वो भी आपका है। क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं ध्यान देगा कि आपने पूरे साल भर क्या किया, वो सीधे रिजल्ट देखेगा और रिजल्ट जब आपका खराब हो जाएगा तो हर पेरेंट्स, समाज, टीचर सबको ये कहेगा कि पढ़ता लिखता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छे मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर आए और हम स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो इन चीजें बहुत सारी बातें हैं, इसको हम इस वीडियो में न डिस्कस करके कभी एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। इस पर आपको हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी देंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए ताकि आपका पढ़ने मन लगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी बना के मैं आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, आज की बात जो है डिस्कस है वो है चैप्टर 5 से रिलेटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ने से पहले हम सभी लोगों को सीक्वेंस के बारे में जानना होगा। अगर हम लोग सीक्वेंस के बारे में जान जाएं तो हम कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर तो कुछ है ही नहीं,
क्योंकि सीक्वेंस के बाद से ही बना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस को कभी कभी आप लोगों ने जाना होगा, हिंदी में अगर पढ़ा होगा, सीक्वेंस का मतलब होता है पंक्ति, या आप इंग्लिश में कहें तो रो भी कह सकते हैं। सीक्वेंस मतलब किसी एक पंक्ति में। ठीक है, तो इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें बच्चों, तो डिफिनीशन इसका जो है वो कहता है कुछ ऐसे कुछ नंबर्स, ठीक है, जिनका अरेंजमेंट एक निश्चित ऑर्डर में हो। सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर। चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ओरली बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। सम नंबर्स अरेंज्ड in a definite order according to some rule या definite rule, according to some rule। ठीक है, सम नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। सम रूल ना कहते हैं यहाँ पर हम लोग, डिफिनिट रूल का ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सम रूल नहीं, डिफिनिट रूल। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, डिफिनिट रूल लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नंबर्स जो इस प्रकार अरेंज किया, निश्चित ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, जिनका एक निश्चित रूल होता है, इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, जैसे बच्चों अगर मैं कहूं कि मुझे अगर नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स लिखना है, तो क्या मैं उसको 4 से स्टार्ट कर सकता हूं? 4 के बाद 6 लूं, 7 लूं, फिर 1 ले लूं, फिर 2 ले लूं, तो कोई ये ऑर्डर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स को कुछ इस ऑर्डर में अरेंज करूं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो इसमें क्या कहा, कुछ ऐसे नंबर्स जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए जाएं, जो अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, जिनका एक डिफिनिट रूल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर पता है क्या होती है डिफिनीशन? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में देखिए एक अरेंजमेंट है कि सबसे पहले काउंटिंग में 1 ही आता है, उसके बाद सेकंड नंबर, फिर उसके बाद थर्ड, फिर 4 5 6 ऐसे करते करते एज सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हुई बात सीक्वेंस की। अब इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि एपी क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस अगर पढ़ लिया तो एपी में कुछ डिफरेंस है ही नहीं कि एपी होता क्या है। तो एपी के बारे में क्या करें बात, तो एपी पढ़ लेते हैं हम लोग। एपी क्या होता है? ठीक है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी। अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे, अगर उनसे कभी मिलेंगे, अगर आप लोग के दोस्त होंगे, तो आप बात कीजिएगा उनसे, वो जानते होंगे कैसे क्या होता है एपी। ठीक है, तो एपी आप लोग पहचानते हैं कि एपी होता क्या है। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी कोई पता है तो और अच्छी बात है। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है बच्चों? अगर डिफिनीशन वैसे हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा डिफिनीशन क्या होता है, लेकिन बाय द वे अगर कोई पूछता है, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जो बताओ पढ़ा तो क्या होता है, ये बताइए जरा हमको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको लिखाया भी होगा स्कूल में भी, कोचिंग में भी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस in which each term is differ its preceding terms by a constant। ठीक है, a sequence in which each term is differ its preceding term by a constant। ठीक है, किस मतलब क्या हुआ? कोई भी सीक्वेंस जिसका प्रत्येक टर्म किस प्रकार डिफरेंस हो किसका, उसके प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस देता हो, इज कॉल्ड
अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंस देता हो इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर आप डिफिनीशन भी अगर पढ़ना चाहें तो डिफिनीशन भी आपको लर्न हो सकता है। कोई भी सीक्वेंस जिसका प्रत्येक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से अगर घटाया जाए, अगर कोई भी टर्म है और उसके प्रीसीडिंग टर्म का, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट रहता है हर जगह, तो उसे हम कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम लें कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम 4 देखें तो कोई टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अगर हम सेकंड टर्म में से A2 बोलते हैं सेकंड टर्म को और फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, तो अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिफर क्या घटाया जाए तो आपको क्या मिलेगा 2। ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को घटाया जाए A3 माइनस A2 किया जाए तो भी क्या मिलेगा आपको 2। ऐसे ही A4 में से A3 घटाया जाए तो क्या मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए कि जो इसका डिफरेंस है हर दो, कोई भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो हमेशा हर जगह कांस्टेंट दिख रहा है। इसका जो है इसके प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस 2 ही आ रहा है। ये जो टर्म है इसका प्रीसीडिंग टर्म ये है तो इसका जो डिफरेंस है वो भी 2 आ रहा है। तो अगर इस तरह से अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलता है तो हम कहेंगे जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, जब फर्स्ट ईयर में आओगे पढ़ोगे आप लोग जीपी, ठीक है, और अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ोगे एचपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो ये आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी है फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये कहाँ होगा, रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में केवल जीपी की डिस्कस की गई है, एपी का डिस्कस किया गया, एचपी का डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, और एचपी जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का ही रिवर्स फॉर्म होता है, मतलब उसी का क्या कह लें कि उल्टा होता है, उसी को एचपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो उसके बारे में, लेकिन हमें तो 10th में बच्चों को डिस्कस करना है तो हम एपी केवल पढ़ना है, तो एपी का आपको मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जर्नल टर्म्स की, nth टर्म की। अच्छा हाँ, अब इसका कैसे आप फार्मूला बनाओगे। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस आया है, इस जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस। और इसी को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से। तो एक बच्चों यहां से जान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, किसी भी कोई भी टर्म लिया A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, जो आया वो बराबर अगर है A3 माइनस A2 के, ऐसे बराबर हो जाए A4 माइनस A3 के, ऐसे करते करते क्या हो जाए AN माइनस AN माइनस 1। अगर इस टर्म को आपको दे रहा हो तो हम कहेंगे कि ये सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे और यानी ये एपी फॉर्म में होगा। इतनी बात क्लियर है, तो ये डी निकालने का तरीका है, तो डी भी आप लोग पहचान लीजिए। अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आप कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जनरल टर्म ऑफ एन एपी आर nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग Tn से लिखते हैं, यानी nth टर्म, T फॉर टर्म, और कौन सा टर्म, nth टर्म, तो Tn से लिखते हैं और An से भी लिखते हैं। nth टर्म या जर्नल टर्म कहिए या nth टर्म कहिए, इसको Tn से भी An से भी, और इसका फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला आपका होता है Tn या An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज अ फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है, और डी जो होता है क्या बताया मैंने भी आपको ऊपर, कॉमन डिफरेंस। डी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है,
एन क्या होता है? एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कुल कितने टर्म्स उस सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है? एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल में कैसे इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे और फिर कैसे ये सारे वैल्यूज आएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने एग्जाम्पल लेने आया है, मान लीजिए 2, 8, 14, 20 डैश डैश डैश, इसका nth टर्म आपका निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म आपको निकालना है। और इसका आंसर क्या आएगा, कैसे? बच्चों अगर ऐसा लिखा है तो इसमें जो पहला नंबर होता है बच्चों क्या होता है? a होता है। तो a बराबर 2 दिया है। d कैसे निकालते हैं बच्चों? d निकालने के लिए a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। टर्म याद रखिएगा, a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 6। ठीक है, अगर इसको भी इससे घटाओगे तो भी 6 आएगा, इसको इससे घटाओगे तो भी 6 आएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं हम लोग डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहां से भी चेक कीजिएगा तो भी आपको कॉमन डिफरेंस 6 ही मिलेगा। ऐसे कहीं पर भी दो टर्म्स में प्रीसीडिंग टर्म्स को जब घटाएंगे उसके पिछले वाले टर्म से तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू ही आपको n दे दी गई है। n की वैल्यू n दे दी गई कि n ही रखना है। ठीक है, या मैं यहां कह दूं n हटा दूं। हमें कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है बच्चों कि 10th टर्म पे ये क्या आएगा। जब ऐसा लिखा हो 10th लिखा हो तो वो n की वैल्यू बता रहा है कि n की वैल्यू कितनी है? 10 हो। और यहाँ कोई नंबर लिखा होता तो वो an होता बच्चों। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी उसको बता देंगे हम। तो ये 10th लिखा है, इसका मतलब ये n है, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? nth टर्म। तो नाउ ये सब स्टेप ध्यान रखिएगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि हमने फॉर्मूला याद किया है। तो an की वैल्यू निकालना है, तो an की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, तो यहाँ 10 रख दो तो a10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a10। तो a की जगह पे कितना? a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे कितना? 10, तो 10 फिर माइनस 1 इंटू डी की कितनी वैल्यू आई है? 6, तो 6 रख दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 6, तो 2 प्लस 9 4 6 54 और प्लस 2 करेंगे तो 56, यानी a10 कितना आ गया बच्चों? 56। ठीक है, एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको कि अगर मान लो a10 निकालना तो कैसे करोगे? a10 का मतलब होता है जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा एक कम होगा इससे, तो इसको हम पढ़ते हैं a प्लस 9d, a प्लस 9d। अगर ये 5 पूछता है तब a प्लस d हमेशा एक कम कर दीजिएगा, ये भी एक तरीका है। a प्लस 4d। अगर a 6 पूछता है तो a प्लस 5d, यहाँ पर भी रख के दोगे सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रख के देखो इतना ही आता है कि नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आई थी? 2 था बच्चों, तो 2 रख दिया प्लस 9 इंटू डी कितना आया था बच्चों? डी आपका आया है 6 हो गया, 6 रख दिया, तो 9 6 या 54 और प्लस 2 56। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से भी जब क्वेश्चंस में आपको ये दिया पूछा जाए तो ऐसे रखना है आपको। a10 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसलिए जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा हम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें ये तरीका पता होना चाहिए कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया nth टर्म। अच्छा, सम टाइम आपको लास्ट टर्म देगा। क्या देगा आपको? लास्ट टर्म दिया रहेगा। लास्ट टर्म मतलब अंतिम संख्या दे दी जाएगी। तो लास्ट टर्म बच्चों L से लिखा जाता है, और L जो होता है वो an के बराबर कहिए चाहे tn के बराबर कहिए, और L का भी फार्मूला वही होता है जो जनरल टर्म का होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस चीज को सब नोट करते रहिएगा। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन अभी हम लेने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका L हो गया। तो यहाँ से L जैसे मान लीजिए 2
8 6 14 कह दीजिए, 14 20 26 डैश 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 10 6 कह लिया जाए, तो ये यहाँ पर लास्ट टर्म का वर्क करेगा, लास्ट टर्म का वर्क करेगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर ये लास्ट टर्म का वर्क करेगा। तो यहाँ से ये L की वैल्यू हो गई, A ये हो जाएगा, D यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब नंबर दिया जाएगा ये वाला, तो इसको चाहे AN कहिए, चाहे L कहिए, चाहे TN कहिए, ये आपको निकल जाएगा। तो क्या निकालने के लिए कहेगा, तो आपको टर्म पूछे कुल इसमें कितने टर्म हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखने में कुल कितनी संख्याएं आई, यानी आपको n पूछेगा। तो n बहुत आसानी से निकल जाएगा। फार्मूला यही अप्लाई कीजिएगा या ये अप्लाई कीजिएगा, फार्मूला ऐसे कीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म पढ़ लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली हम सॉल्व कर जाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं सारे फार्मूले, और आप उसको याद कर लीजिएगा। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म की जब बात आएगी बच्चों, तो इसमें सम का मतलब होता है जोड़ना। तो पहला टर्म होता है a, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, ऐसे प्लस डॉट 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 डॉट। कौन सा टर्म बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी टर्म, यानी anth टर्म हो जाता है, वो an टर्म हो जाता है। तो इस पूरे को इतना, इन सबको हमें जोड़ करके आंसर लिखना है। तो इसको हम डिनोट करते हैं Sn से। किससे बच्चों, Sn से डिनोट करते हैं। सम ऑफ nth टर्म का मतलब होता है Sn से इसको डिनोट करते हैं। इस पूरे को मैं क्या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो an बोल दिया मैंने इसको। अब इसका अगर हमें जोड़ना है तो कैसे आएगा, तो Sn बराबर होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म होता है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ये लास्ट टर्म गिवन होता है बच्चों, तो इसका एक सेकंड फॉर्मूला और भी है। अगर इस तरह सब कुछ a और d गिवन है, n गिवन है, तो ये अप्लाई कीजिएगा। और अगर a गिवन हो और an गिवन हो, तो डायरेक्टली Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। कहाँ से आया बच्चों, देखिए यहीं से इसको हम ब्रेक करते हैं। तो n/2, इसको मैं 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, और ये पूरा वैसे रहने देता हूँ, प्लस n-1 इंटू डी। तो जरा देखिए ये पूरा टर्म यहाँ तक पहचानिए, ये पूरा टर्म आपको ऊपर नहीं लग रहा है कि ये गिवन है l बराबर, देखो l बराबर गिवन है, l की वैल्यू कितनी गिवन है, इतना ही तो गिवन है, देख रहे हो। तो ये पूरा इतना ही तो है, तो इसकी जगह पे क्या रख दूं मैं, l रख सकता हूं, तो a प्लस l बन जाएगा। तो वही तो लिख दिया है n/2 a प्लस l। तो जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, a गिवन हो, n गिवन हो, d गिवन हो, तो ये अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले सम ऑफ nth टर्म के होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन इसमें और करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर आपको Sn में कोई वैल्यू गिवन हो, Sn में कोई वैल्यू n² प्लस 2n ऐसे गिवन हो, Sn में कोई वैल्यू गिवन हो और an निकालना हो, तब कैसे निकालोगे बच्चों आप। Sn में कोई वैल्यू ऐसे फॉर्म में गिवन हो और an निकालना हो, तब कैसे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिएगा और रिमार्क में देखिएगा, एक रिमार्क लिखा होगा, वहीं पर यह फार्मूला आपको नीचे बिल्कुल छोटे से अक्षर में लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि Sn जब दिया हो टर्म और an टर्म में लाना हो तो इस फार्मूले बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जाइएगा। पहला टर्म दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस निकल जाए, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, an टर्म आ जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। क्या बात करेंगे, अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन बच्चों ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर माध्य बोलते हैं।
हिंदी वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड में होंगे, जिनकी दोस्ती होगी बच्चों से, तो यूपी बोर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो अब सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी यूपी बोर्ड समझ में आ जाएगा, एसएससी बोर्ड वाले हैं तो भी समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। इसको हम लोग AM से डिनोट करते हैं। किससे बच्चों? AM से। ठीक है, तो इफ A, B एंड C आर इन AP फॉर्म, अगर 3 नंबर्स अगर गिवन हो, कहें कि ये AP फॉर्म में है, इफ A, B, C आर इन AP फॉर्म, तो अरिथमेटिक मीन या इसको हम B से लिखते हैं, B बराबर होता है A प्लस C/2। क्या होता है बच्चों? A प्लस C/2। ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है, तो ये अगर प्रूव करने को आएगा 2 मार्क्स देगा। कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। अगर भाई A, B, C अगर AP फॉर्म में है तो मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए, डिफरेंस जो है यानी डी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो इन दोनों के बीच में। तो पहले डी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डी? पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पे क्या लिखा है? B लिखा है। तो B माइनस A1 की जगह पे क्या लिखा है? A लिखा है, तो B माइनस A आ गया। और एक डी और निकाल लीजिए, इससे भी तो डी निकल जाएगा। A3 माइनस A2 भी तो मिल सकता है, तो A3 माइनस A2। तो A3 दिया है C, A2 दिया है B। लेकिन अगर मैं कहूं कि A3 माइनस A1, नहीं, गलत हो गया। A3 माइनस A1 कदापि नहीं। A3 माइनस A1 कैसे हो सकता है भाई? मैंने क्या बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस किसके, उसके प्रीसीडिंग टर्म से, उसके जस्ट पहले वाले, ना कि उससे पहले वाले, केवल इसके जस्ट पहले वाले से डिफरेंस होता है। तो यानी हमें केवल A3 माइनस A2 निकालना। अब देखिए ये भी डी है, ये भी डी है, और इसका आंसर भी आ चुका। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं डी की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो B माइनस A बराबर हो जाएगा C माइनस B, और B को इधर ले आइए तो ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा। तो B प्लस B इज इक्वल टू, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस C। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो B इज इक्वल टू A प्लस C/2। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। ठीक है, इजी है, कर ले जाओगे बच्चों आप, तो कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत इजी है। आप अगर 2 मार्क्स चाहते हो तो 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए 3 नंबर्स आपको AP फॉर्म में लेने हैं, तो कैसे आप लोगे? 4 नंबर्स लेने हैं तो कैसे आप लोगे? ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो कैसे लोगे? देखो मैं लिख देता हूं, नोट करके लिखिएगा, इसको याद रखिएगा। इफ वी हैव टेकन 3 numbers are in AP form, then numbers are, तो numbers क्या होंगे? numbers will be क्या होंगे? हम सबसे पहले क्या लेंगे? अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर्स AP फॉर्म में लेने हो तो वो नंबर्स क्या होंगे? पहले होंगे A माइनस डी लीजिएगा, फिर A लीजिएगा, फिर A प्लस डी लीजिएगा। अच्छा, मैंने ऐसा लिया क्यों बच्चों? इसका भी एक रीजन है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब रीजन समझ में आएगा आपको। तो सर कहोगे सर आपने तो पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, इसलिए आप बता रहे हैं, आपको पहले से पढ़ाए हुए हैं, इसलिए बार बार दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम ये बात तो सही है कि बुक में यही नंबर लिया गया है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं। मैं इसको चाहूं तो कुछ इस तरह से भी ले सकता हूं, A माइनस 2D, A प्लस डी और A प्लस 2D, ये भी AP फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन आप इजीली सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये बड़ा ले लोगे तो क्वेश्चन भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, नंबर भी बड़े आएंगे, तो इस तरह से लीजिएगा ताकि आंसर आपका आ जाए। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हो गए। ऐसे ही अगर आपको 4 नंबर्स AP फॉर्म में लेने हैं, 4 नंबर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 4 नंबर्स आपको लेने हैं AP फॉर्म में, तो वो 4 नंबर्स क्या होंगे? पहले तो आप लीजिएगा A माइनस 2D। ठीक है, क्या लेंगे? पहले A माइनस 2D, फिर क्या लेंगे आप? A माइनस डी, फिर क्या लेंगे आप? A प्लस डी, सॉरी A माइनस डी हो गया। अब क्या लेंगे? A माइनस, हाँ, A प्लस डी लेंगे, फिर A प्लस 2D लेंगे। ये 4 नंबर्स आपको AP फॉर्म में अगर लेने के लिए कहेगा तो ऐसे नंबर मानिएगा, आसानी से आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 5 नंबर कहता है लेने के लिए तो A
माइनस 2d, a माइनस 3d, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, ये हमारी तरफ से नंबर्स हैं। आप अगर ऐसे बना पाओ तो बना लीजिएगा, ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एपी का ब्रीफ नॉलेज। ब्रीफ क्या कहते हैं, हमने एक्सप्लेन ही पूरा कर दिया है, आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उस पर एक एक क्वेश्चन ऐसे इसी सारे फार्मूले पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये अरिथमेटिक मीन मैंने बताया है, प्रूवमेंट दिखा दिया, कर लीजिएगा। ये 3 नंबर्स लेने का बताया, 4 नंबर्स लेने को बताया, 5 नंबर कैसे लेंगे एपी फॉर्म में है तो ये तरीका बता दिया। फिर हमारे पास क्या था, अगर SN में कोई वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में तो AN निकालने का फॉर्मूला SN माइनस S ब्रैकेट में n-1 होता है, ये याद रख लीजिएगा। फिर बच्चों मैंने क्या बताया आपको, सम ऑफ nth टर्म बता दिया। 2 फार्मूले होते हैं, अगर A गिवन हो, N गिवन हो, D गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। और अगर लास्ट टर्म निकालने के लिए कहे तो जो AN होता है, TN होता है, वही लास्ट टर्म भी होता है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। और AN का फार्मूला तो पता ही है। सीक्वेंस आपको मैंने बता ही दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया। ठीक है, अब आगे बताए क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP -5, -5/2, फिर 0, फिर 5/2। ये एक आपका AP फॉर्म दिया गया, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया। इसका कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 25th टर्म निकालना है। और ये कब आया है, 2015 में, 2015 में आया है बच्चों क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हम किसको कंडीशन लिख लेंगे, तो गिवन क्या क्या है, गिवन दैट लिख लीजिएगा। अगर स्टेप आपको नंबर चाहिए तो गिवन दैट A निकालें, A कितना है, -5। D क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, -5/2। अब फार्मूले में माइनस पहले से ही लगा है और ये क्वेश्चन में माइनस है। A1 की वैल्यू यही तो है, यही तो A1 है, A ही A1 होता है, तो ये A1 है, इसकी वैल्यू -5 दे रखी है बच्चों। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -5/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 5 हो गया। अब 5 2 जा 10, 10 में से 5 गया तो 5 ही बचेगा, और 5/2 इसका कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो D कितना आ गया, 5/2। अब बच्चों कौन सा टर्म निकालना है आपको, 25th टर्म। तो N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। यहाँ से बताया ना कि TH जहां लगा वो N की वैल्यू होती है, तो N बराबर 25 दिया है। सिंस क्या जानते हो, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D से। अब इस पे रख लो, N की वैल्यू कितनी, 25, तो हमें क्या निकालना है, A 25 निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस ब्रैकेट में N की वैल्यू कितनी बच्चों, 25, -1 इंटू D की वैल्यू कितनी बच्चों, 5/2, तो 5/2 रख दीजिएगा। सॉल्व कीजिए, -5 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू 5/2। 2 से 24 कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 12, 5 जा 60, और 60 में से 5 गया तो 55, और यही आपका क्या आ गया, आंसर। 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इजी है बच्चों, समझ में आ गया, कर ले जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 dash will be 120 more than its 21st term, is 21st term। ये कब आया है बच्चों, ये आया है 2019 में। ये आया कितने में, 2019 में बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको देख कर ही खुश हो रहे होंगे कि सर ये सब क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं तो फटाक से 2 मिनट में करके इसको रख दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली यही तो अच्छे बच्चों की निशानी है।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। या अगर हिंदी में कहें तो सक्सा काम को काम सिखाता है, ठीक है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको एक ऐसा मतलब कैसे लगे दाल भात खाते हो ना वैसी चीजें हो जाएंगी। क्वेश्चन देखोगे फटाक से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी बनाइए और इस तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं जानता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो, सब बहुत मेहनती हो, सब अपने तरीके से मेहनत करते हो, ठीक है। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमें टाइम को भी साथ में लेके चलना है। 2 घंटे के पेपर में 15 क्वेश्चन अगर अच्छे आ गए, पेपर इस बार हो सकता है कि मे भी थोड़ा डिफिकल्ट रहे मैथ का, क्योंकि लास्ट टाइम टर्म 1 में इजी था, इस बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए खाली क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कितना आसान है, कैसे करोगे? देखिए बहुत इजी है। पहले गिवन दैट लिखते हैं, जो जो गिवन है वो तो कर ही सकते हैं, हमारे पास इतना जानकारी है, बेसिक चीजें तो हम जान सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या पता है हमको? 3 दिया है। a बराबर क्या दिया है? फर्स्ट टर्म मैंने 3 दिया है। d कैसे निकाल सकते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां से क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब इसका पूछा है कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, यानी n ही तो निकालना है बच्चों। टर्म पूछ लिया इसका मतलब n निकालना है, तो रख दो बच्चों। तो नाउ ATP, समझते हो ना ATP का मतलब? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, दिए गए समस्या के अनुसार कि इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? इसके 120 से 21 से 120 अधिक है, तो इसका nth टर्म निकाल लो, ठीक है। तो यानी a प्लस n-1 इंटू डी क्या है? इसके 21st टर्म से a 21 से कितना ज्यादा है? प्लस 120। इसके 21st टर्म से 120 मोर देन है, तो ये आपका हो गया। और n निकालना है, इसका मतलब nth टर्म में तो पूछ रहा है, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है, तो बस इस पर रख दो सारा वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू कितनी बच्चों? a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रहने दो, इंटू डी की वैल्यू तो आ चुकी है ना 12। अब a20 नहीं पता है ना, लोग कैसे बनाएंगे? a20 क्या होता था? हमेशा कॉमन डिफरेंस से कम कर दो, तो a प्लस कितना 20d हो जाएगा, a प्लस 20d हो जाएगा और प्लस 120। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो 3 प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू 12 दिया है ना 12 और प्लस 120। सॉल्व करना आता होगा, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 3 प्लस n-1 इंटू 12, अब 20 12 जा 12 टू जा 240 24 और 0 बढ़ा दोगे तो 3 प्लस 240 और प्लस 120। इसको जरा एक बार ऐड कीजिए। 240 240 और 120, 200 1 300 और 40 20 60, 360 और 3 363, तो इसको 363 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, देखो 3 प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 363 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 आपका दिख रहा होगा प्लस में, क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 360 माइनस 3। घटाओ कितना आएगा? 363 में से 3 गया तो कितना? 360 आ जाएगा। और ये n-1 इंटू 12 आ गया। ये 12 आपका मल्टीप्लाई है बच्चों, इधर आए क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा तो क्या करोगे? पेज उड़ रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है। चलो तो अब ये हो जाएगा इतना। अब n-1 इज इक्वल टू 360 अपॉन, ये आपका मल्टीप्लाई था, इधर आए क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो काट दीजिए, 12 3 जा और 0 30 बच जाएगा ना। 12 थे 36 और 12 0 जा 0, तो 30 आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू कितनी? ये माइनस जरा क्या हो जाएगा? प्लस, तो 30 प्लस 1 कितना हो गया? n बराबर 31।
यानी कुल कितने टर्म होंगे आपके 31st टर्म का जो वैल्यू होगा वो उसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। हेंस 31st लिख दीजिएगा एक लाइन, इसको थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाएगा आपका आंसर। हेंस 31st टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st term. 31st term will be 120 more than its 21st term. बात समझ में आ गया? तो ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी इसके 4th और 8th टर्म एपी का जो सम है वो 24 दिया है। एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 44। और एपी के 6th टर्म का और 10th टर्म का जो टर्म है का जो सम है वो 44 दिया है। पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो उस एपी के पहले 3 टर्म्स क्या हैं, यानी A1, A2 और A3 क्या होंगे। और ये क्वेश्चन आप देखिए 3 साल आया हुआ है। ठीक है, अगर आप नई बुक लिए होंगे रेफरेंस की या एससीआरटी एग्जाम्पल में तो आपको देख जाएगा डेट कितने में आया था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन दैट 4th टर्म का मतलब क्या, A4 कह रहा है। 4th टर्म का मतलब A4 की बात कर रहा है। भाई यही तो है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह पे कितना दे दिया है 4th, तो यानी A4 की वैल्यू और प्लस कौन सा टर्म 8, यानी A8 इज इक्वल टू कितना 24। कितना आसान है। अब A4 का मतलब क्या, इससे DA कम रहेगा तो A प्लस कितना 3D, A प्लस 3D और प्लस इसका मतलब कितना A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A और A जोड़ लीजिए, कितना आ गया 2A हो गया, और 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D हो गया, और इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 बाहर ले लीजिए, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। अब ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 कैंसिल कर दोगे 12 आ जाएगा। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बॉक्स में नहीं डालते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली क्या दिया है आपका 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 दिया है। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 का मतलब A प्लस 5D और 10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सॉल्व कीजिए, A 2A हो गया और प्लस ये आपका हो जाएगा 14D और इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे बच्चों इसमें, तो 2 बाहर हो गया, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। ठीक है, 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में ना, तो मैं यही कर देता हूं, आपको दूसरे बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से A प्लस 7D इज इक्वल टू आ जाएगा 44/2 कैंसिल होके 22 बचेगा। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 5D बराबर 12 आ गया। इक्वेशन A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 आ गया। अच्छा, अगर यहाँ आप चेक करो तो यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक वैल्यू खत्म हो जाएगी, A कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब A और D निकाल पाएंगे बच्चों तभी तो हम फर्स्ट क्षेत्र में निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये कह दीजिएगा। तो सेकेंड वाला पहले लिखा जाएगा। लैंग्वेज और ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंडीशन बहुत समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को किससे घटा रहे हैं, 2 से घटा रहे हैं, तो इसलिए फ्रॉम सेकेंड होगा। और ये क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12।
सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। अब बच्चों ए प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये प्लस में ये माइनस में तो 7 में से 5 जाएगा तो 2d। ये साइन नहीं देखेंगे ऊपर वाला, नीचे वाली साइन देखेंगे और इसका साइन ये है। 7 में से 5 गया तो 2d, 22 में से 12 गया तो 10 आ गया। तो d बराबर कितना बच्चों 10/2 यानी कितना 5। तो d की वैल्यू कितनी 5 आ गई। d की वैल्यू कितनी 5 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर d आ गया तो इसमें पुट कर दोगे तो a आ जाएगा। तो a प्लस 5d बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 इंटू डी की वैल्यू 5। ए बराबर कितना 12 माइनस 25, 12 माइनस 25। तो ए बराबर कितना 12 में 75 का जाएगा, कितना बचेगा -13। कितना -13। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। कौन से टर्म निकालने हैं, 3 टर्म निकालने हैं। तो भैया 3 टर्म कैसे निकालोगे, यहीं पे लिख दें। ठीक है, हम चाहते नहीं कि पेज पलटे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ए फर्स्ट टर्म निकालना है। ए कितना हो जाएगा -13। अब दूसरा टर्म क्या होता है a प्लस डी। कितना होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी दूसरा टर्म a प्लस डी होता है। ठीक है, दूसरा टर्म जुड़ गया तो 5 13। चलो पीछे ही लिख देते हैं, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, क्यों इस तरह कंफ्यूज करें हम। ठीक है, तो पहला टर्म a1 जो होता है वो a होता है, ये आ गया -13। a2 जो होता है a प्लस डी होता है तो ये आ जाएगा -13। डी की वैल्यू आई थी 5। तो कितना आ गया a2 बराबर 13 में से 5 गया तो -8। a3 की वैल्यू निकाले तो a प्लस 2d होता है, इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई डी की वैल्यू आई कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 5 आई है। ठीक है, तो 5 रख दीजिएगा यहाँ पर। तो 5 हो गया। तो -13 प्लस 10 कितना आ गया -3। तो a3 आ गया। ठीक है, a2 आ गया। ठीक है, और a1 आ गया यानी a आ गया। अब क्या कहा था, 3 टर्म निकालिए फर्स्ट 3 टर्म। तो हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज या R 3 है ना, प्लूरल वर्ड R। पहला कितना a1 कितना -13, फिर कितना -8, फिर कितना -3। यही आपका आंसर। 3 नंबर कहीं जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 3 साल क्वेश्चन लगातार आए हैं तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पीछे वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अगला जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको दिखा दिया जाएगा, और वो सेकंड पार्ट लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर 5 का। दोनों पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा और आशा करते हैं कि इन्हीं दोनों पार्ट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना भी अभी बच्चों को पढ़ाया है 4 साल 5 साल, ठीक है, हालांकि मुझे पढ़ाते तो 15 साल हो गए। यूपी बोर्ड भी पढ़ाया है, SSC भी पढ़ाया है, CBSE भी पढ़ा रहा हूँ 4 साल से। तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो इस चीज पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखिए। साइंस और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। तो जिस पे आपको कमजोर ज्यादा हो, वीक हो जिस सब्जेक्ट में, उसकी मेहनत ज्यादा करिए और अच्छे से रिजल्ट लाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ, सोल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए। और हाँ, लास्ट वन थिंग्स ये है कि अगर बच्चों आपको रियली वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ ली, सीख ली इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मैंने पढ़ाए, तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, कितना समझ में आया।
क्या क्या चीजें अभी भी आपको समझनी बाकी हैं चैप्टर 4 और 5 से रिलेटेड, जरूर बताइएगा। मैं अवश्य ही इसका भी निदान करने का कोशिश अवश्य करूंगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल से जुड़े और इस टर्म 2 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जल्दी ही प्राप्त करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू।